गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा चैप्टर है क्लास 10th का पावर शेयरिंग। ये पावर शेयरिंग जो है ये है क्या, पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद इसके स्टोरी पे जाएंगे कि ये किस स्टोरी पे बेस्ड बना, ये किस देश के स्टोरी पे बेस्ड बना। तो पावर शेयरिंग ऐसा होता है कि जब कोई गवर्नमेंट अपने कोई भी पावर करना है ना शेयर को, तो वो गवर्नमेंट करती है। और वो कैसे करती है? डिफरेंट लेवल्स पर करती है। तो उसकी डेफिनेशन कैसी होनी चाहिए? व्हेन द पावर इज शेयर्ड, जब कोई पावर शेयर होती है बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के थ्रू एट डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट लेवल्स पे जब होती है, या फिर इट इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये जब होता है तो उसको बोलते हैं पावर शेयरिंग। ये क्यों होता है? सो दैट किसी एक ही बंदे के पास अगर पावर आ गई तो वो उसका मिसयूज़ कर सकता है ना। पावर मिसयूज़ करने से नुकसान तो सबको होता है। तो पूरे देश में इतने कैसे ही डिफरेंट टाइप के लोग हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। अगर एक ही किसी पर्टिकुलर लेवल के लोग के पास या एक ही किसी गवर्नमेंट के ऑर्गन के पास पूरी पावर आ गई तो वो तो हो जाएगा भैया बहुत बड़ा नुकसान टू अदर वंस, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि सबके ओपिनियंस और सबके व्यूज़ एक जैसे हो सके। तो पावर शेयरिंग में ये हुआ, क्या हुआ कि पहले तो उसका डेफिनेशन बताया गया और पावर शेयरिंग में एक दो ऐसे कंट्रीज को लिया गया एज एन एग्जांपल, ताकि वो उसके बारे में बता सकें कि किस लेवल पे पावर शेयरिंग हुई वहाँ पे। तो ये एक देश की कहानी से शुरू होता है जहाँ पे लोग पार्टी तो शुरू करते हैं तो रुकने का नाम ही नहीं लेते, और उस देश का नाम है बेल्जियम। बेल्जियम एक ऐसी कंट्री है, बेल्जियम इज द कंट्री which was in Europe and its capital was Brussels। क्या था उसका कैपिटल? ब्रूसल था, जहाँ पे 59% लोग जो थे वो डच बात करते थे। दे स्पीक्स डच, ये मेजॉरिटी में थे। ठीक है, डच बात करते थे। और जो 40% लोग हैं वो फ्रेंच बोलते थे। ठीक, यहाँ के लोगों में ऐसा। और ये जो था ये वेलोनिया रीजन में था। उसके बाद जो फ्लेमिश रीजन के थे, ये फ्लेमिश रीजन में थे। ठीक है, ये था फ्लेमिश रीजन और ये था वेलोनिया रीजन। यहाँ पे जो 1% लोग थे वो बात करते थे जर्मन। दे स्पीक्स जर्मन लैंग्वेज। ठीक, तो कैपिटल ऑफ बेल्जियम क्या था? ब्रूसल। अब यहाँ पे हुआ क्या था? कैपिटल ऑफ बेल्जियम तो ब्रूसल था, वहाँ पे ब्रूसल में जो था वो 80% लोग थे जो फ्रेंच बात करते थे। दे स्पीक फ्रेंच। और जो 20% थे वो करते थे डच। यहाँ पे 80% होने के बावजूद भी जो 59% में डच की क्या थी? मेजॉरिटी, कैपिटल था वहाँ पे, क्योंकि तो वहाँ के लोगों की ज़्यादातर लैंग्वेज क्या होने लगी? कैपिटल में। बट इन कैपिटल द पीपल स्पीक्स व्हाट? फ्रेंच, विच वॉज मेजॉरिटी। ये था भेदभाव। अब हुआ ये कि दोनों में क्या होने लगा? फ्रेंच और डच में बहुत ज़्यादा टेंशन्स बढ़ने लगी। और टेंशन्स का रीज़न क्या था? कि जो फ्रेंच कम्युनिटी के थे, पहला रीज़न है जो द वेरी मच टेंशन अराइजेज इन बेल्जियम बिकॉज ऑफ दिस टू कंट्रीज। तो इसमें क्या हुआ? ये लैंग्वेज की वजह से इशू था, मेजॉरिटी माइनॉरिटी की वजह से इशू था, तो टेंशन तो होना पॉसिबल ही था। तो यहाँ पे फर्स्ट रीज़न था टेंशन का कि जो फ्रेंच कम्युनिटी थी वो ज़्यादा रिच और पावरफुल थी इन कंपैरिजन टू डच कम्युनिटी। तो जो फ्रेंच कम्युनिटी थी
वो क्या थी? रिच एंड पावरफुल। ये किससे ज़्यादा थे? डच से ऑफ कोर्स। एक पहली ये टेंशन का रीज़न। दूसरा रीज़न था कि जो डच कम्युनिटी थी वो क्या थी? इट वॉज इन मेजॉरिटी इन द होल कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। पूरी कंट्री में तो वो मेजॉरिटी में थे, लेकिन कैपिटल में वो माइनॉरिटी में हो गए। ये देखो, डच 20% और कैपिटल में फ्रेंच बोलने वाले थे 80%। तो ये था एक और टेंशन का रीज़न। और ये इस रीज़न से क्या होता था ना, ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी रिच पावरफुल की वजह से यहाँ पे डच के लोगों को ज़्यादा बेटरमेंट नहीं मिल पाती थी, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी वालों को ही क्या किया जाता था? प्रायोरिटीज़ दी जाती थी। फिर इन दोनों कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा कल्चरल और रिलीजियस जो था वो डिफरेंसेस था। तो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ? 4 बार उन पूरी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन बदलना पड़ा। तो फाइनली इन्होंने क्या किया? एक मैजिकल सॉल्यूशन निकाल लिया, जो कि क्या था वो देखते हैं। तो इन्होंने क्या क्या डिसीजंस लिए, क्या क्या स्टेप्स लिए टू रिजॉल्व दिस टेंशन। सबसे पहला था वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेस्क्राइब था, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकर्स विल बी इक्वल इन नंबर्स। मीन्स पहला स्टेप्स उन्होंने लिया क्या? कि जो फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वाले होंगे दे शुड बी इक्वल इन नंबर। कहाँ? इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में ये दोनों ही लोगों का जो नंबर है वो इक्वल होगा, मेंबर्स इनके इक्वल होंगे। पहला स्टेप इनका ये निकला कि इस टेंशन को ऐसे रिजॉल्व किया जा सकता है। फिर दूसरा इनका था कि जो मतलब ये सारे ये जो था पहला इसमें स्टेप्स क्या था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट में इसका इक्वल इन नंबर होगा। दूसरा क्या था? दे मेड अ रूल फॉर द स्पेशल लॉज। द स्पेशल लॉज शुड बी पास्ड बाय बोथ द कंट्रीज। बोथ द कंट्रीज मतलब यहाँ पे ले लो भैया, एक फ्रेंच और जो हमारे हैं डच, ये दोनों जो भी स्पेशल लॉज होंगे ये दोनों कंट्रीज से होगा। अगर एक ने बोल दिया यस और दूसरे ने बोल दिया नो तो पास लॉ नहीं हो सकता। द लॉ शुड नॉट बी पास बिकॉज शुड नॉट बी पास्ड। क्यों? क्योंकि दोनों की रजामंदी होनी चाहिए, तब जाके वो लॉ पास होगा। तो ये उनका दूसरा स्टेप था। फिर तीसरा स्टेप उन्होंने लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट पावर जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट पावर द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट को दे दे। इट एम्पावर्स द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। और उन्होंने क्या किया? फिर स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहा और ताकि स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली काम कर पाए। स्टेट गवर्नमेंट जब भी कोई काम करे वो इंडिपेंडेंटली वर्क करे, ताकि इसमें थोड़ा सा भी इन्वॉल्वमेंट किसी भी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। और हुआ भी ऐसा ही। सेंट्रल गवर्नमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहती थी। ये उनका थर्ड स्टेप था। फिर फोर्थ स्टेप क्या हुआ? ब्रुसेल्स ऑल्सो हैड डिफरेंट गवर्नमेंट विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ द ग्रुप्स। ब्रुसेल के पास भी डिफरेंट गवर्नमेंट्स थी दोनों ग्रुप से रिलेटेड। तो उन्होंने क्या किया? फ्रेंच लोगों ने ये बात इसलिए भी मान ली क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डच वालों में हाफ वाली बात ऑलरेडी मान ली थी, तो फ्रेंच को भी ये बात मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो क्या हुआ? तो ब्रुसेल्स के पास 2 गवर्नमेंट हो गई। Brussels also had different governments for different representation with equal representation of both the countries और both the groups। तो ये हो गई एक सिचुएशन। अब फिफ्थ था कि बेल्जियम में एक और टाइप की गवर्नमेंट है जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं। तो टोटल बेल्जियम में 3 टाइप्स की गवर्नमेंट थी, सेंट्रल, स्टेट,
बेल्जियम में कितनी गवर्नमेंट्स हो गई अब? 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। कितनी कितनी? 3 टाइप्स। कौन कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये मिलके करते क्या थे? ये मिलके वहाँ के लोगों के लिए कल्चरल, लैंग्वेज से रिलेटेड कोई इशू या फिर रिलीजियस से रिलेटेड कोई भी बात होती थी, ये तीनों टाइप की गवर्नमेंट क्या करते थे? लॉज बनाते थे। और अब तुम सोच रहे होगे कि इतनी सारी गवर्नमेंट, तो क्या ये पूरे बेल्जियम के लोग पागल नहीं हो जाते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था। ये गवर्नमेंट बनाने का एक ही रीज़न था कि अगर हमने ऑर्गन्स को, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स को डिवाइड कर लिया तो उनके पावर्स डिवाइड हो जाएंगे, फिर कम से कम पूरे देश में सुख और शांति तो बनी रहेगी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो ये सब गवर्नमेंट्स के आने से पॉसिबल हो सका। सुख, शांति, खुशहाली, ये सब वहाँ के लोगों में बनी रही। और जब सबसे कॉन्स्टिट्यूशन को बेल्जियम ने अपनाया तो इनके साथ इनके देश में सब आ गया। और तुम्हें एक फन फैक्ट बता दूं कि ब्रुसेल्स में ईयू का HQ बन गया है। मीन्स यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बन गया है। ठीक है, और ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा फैक्ट है ड्यूरिंग दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ द पावर शेयरिंग। नेक्स्ट टॉपिक्स को लेके मैं फिर आऊंगी। टिल नाउ, बाय बाय।